सहारा प्रणाम। मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। ड्रैगन से सावधान। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन चालबाज है और उस पर एतबार करना मुमकिन नहीं है। 24 घंटे पहले मॉस्को में जब चीन के विदेश मंत्री ने शांति का राग अलापा तो हैरानी लगी, क्योंकि पिछले हफ्ते ही मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ चीन के रक्षा मंत्री की वार्ता बेनतीजा रही थी। पिछले 4 महीने से धमकी भरे अंदाज को अपनाने वाला चीन अचानक 5 फॉर्मूलों पर कैसे सहमत हो रहा है। दरअसल मसौदे पर सहमत होना चीन की अब मजबूरी दिखाई दे रही है, क्योंकि पूर्वी लद्दाख के कई ऊंचाई वाले इलाकों पर काबिज हो गए हैं भारतीय सैनिक। जहां उनकी पकड़ मजबूत हो गई है, वहीं पीएलए के मूवमेंट पर भी पूरी नजर रखी जा रही है। अब ड्रैगन फुंकार भी रहा है और भारत से पुरानी स्थिति भी बनाए रखने की गुहार लगा रहा है। लेकिन सच यह है कि चीन की यह चाल पलटवार करने के लिए समय जुटाने की रणनीति भी हो सकती है, क्योंकि मॉस्को की बातचीत लद्दाख की वादियों में कितना बदलाव ला पाएगी, रोड मैप क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। ड्रैगन से सावधान। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने जिन 5 मुद्दों पर सहमति का ढोंग रचा है, तो वो कोई नया नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जुलाई के महीने में भी वांग यी ने एनएसए अजीत डोभाल के साथ कमोबेश इन्हीं मुद्दों पर हामी भी भरी थी। लेकिन बातचीत में उलझाकर चीन ने पेंगयोंग में पहले सेना बढ़ाई, फिर उत्तरी पेंगयोंग के अहम ठिकानों पर वो बैठ गया। अब फिर से चीन ने एक चाल चली है मॉस्को में। जिस समय विदेश मंत्री सहमति जताते हैं, ठीक उसी समय चीनी मीडिया पेंगयोंग की चोटियों से भारतीय सैनिकों को हट जाने की धमकी देती है, वरना 1962 जैसा अंजाम भुगतने की चेतावनी भी देती है। ऐसे में चीन की शांति की चाल को उसकी चालबाजी का एक हिस्सा माना जा सकता है। पांच मुद्दों पर चीन के विदेश मंत्री के साथ बनी सहमति पर चीन खुद कितना अमल करता है, इस पर रक्षा मंत्री ने एक अहम बैठक बुलाई है। एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ हुई बैठक में चीन के साथ सतर्कता से पेश आने और सैनिकों को मुस्तैद बने रहने का निर्देश दिया गया। लेकिन देखते हैं कि जानकार विदेश मंत्रियों की इस सहमति को किस तरह से देख रहे हैं। चाइना का बयान आया वो ये है कि हमने 5 पॉइंट जो है माने हैं जिससे हम बॉर्डर को सुलझाएंगे, जिसमें फिंगर 4 और 8 के बीच में जो बाकी डिस्प्यूटेड एरिया भी है उसमें भी हम बातचीत करेंगे। अभी तक चाइना ने ग्राउंड पे कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा ये है कि ऐसी चीज़ें बातचीत जो है चलती रहनी चाहिए नीचे लेवल पे, और डायरेक्शन दिए जाएंगे कि नीचे लेवल पे बातचीत से इस मसले को सुलझाया जाए। It is a small step forward, but in terms of resolution of the issue on the border, on the line of actual control, I think that doesn't really give much hope that the 5-point agreement that has been reached, because the difficulty here is that China has been always been saying something and doing exactly the opposite on the ground. दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बनी सहमति का लद्दाख में आमने सामने डटी सेनाओं की रणनीति पर कितना असर होगा। भारत जापान के बीच हिंद महासागर में रणनीतिक साझेदारी और हिंद महासागर में चीन की घेराबंदी से चीन कितना प्रेशर में आएगा, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञों का एक जबरदस्त पैनल मौजूद है। शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है शिवम जी आपका। विंग कमांडर अनुमा आचार्य, जो कि कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन भी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। रविंद्र सचदेव, जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। और प्रफुल्ल बख्शी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। 2 घंटे की बातचीत का दौर चला, दोनों पक्ष तनाव को कम करने पर सहमत हुए, लेकिन चीन की कथनी करनी में कितना फर्क, उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है? देखिए, अगर आपने चीन पे भरोसा किया तो आपसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं होगा। चीन पे भरोसे की बात ही पैदा नहीं होती, क्योंकि इस समय व्यूज है किस तरीके से को खुला करे। जो बेसिक नीति है उससे हमारी पुरानी जो अपने अगले 70 साल की जो नीतियां बनाई हैं, उस नीतियों में वो उसने पूरा का पूरा लद्दाख से लेकर पीओके एरिया मांगता है, अरुणाचल मांगता है,
यहाँ तक कि अरुणाचल को कहता है कि मेरे को पता ही नहीं अरुणाचल कौन सा है, ये तो हमारे इलाके के लोग हैं और अरुणाचली तो हमारे लोग हैं, हम क्यों उनको किडनैप करें, इत्यादि इत्यादि। तो चीन आपको कंफ्यूज करने में लगा हुआ है। हाँ, चीन की खुशकिस्मती थी कि उसने हमसे 48,000 स्क्वायर किलोमीटर हड़प रखी हुई है, पर अगर अब उसको जो झटका लगा है वो है लगा कि ये जो अब इनको हमने जो उनको सामना किया है, जिस तरीके से साउथ ऑफ पेंगोंग में हमने सारी हाइट्स ली हैं, चुशूल वैली को हम क्या को थ्रेट कर रहे हैं, और अपने डेप्सांग में हमने हाइट को थ्रेट कर रहे हैं, नदन पेंगोंग के शोर के ऊपर हमने 2 और 3 के पीछे हाइट्स ले ली हैं। ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम अब चीन को आ रही है। और सेकेंडली, चीन को ये भी पता है कि भारत ऐसी संस्कृति है जिसके नीचे वो दब चुका है। अब कनिष्का ने तो पूरे चीन को कॉन्कर किया हुआ था, ये हमारी हिस्ट्री में भी नहीं बताते अनफॉर्चुनेटली। बेसिकली बुद्धिज्म यहाँ से गया हुआ है, चीन कल्चरली दबा हुआ है हमसे, चीन इस समय हमारे से फिजिकली दब रहा है, पर चीन की जो प्रोग्रेस की है टेक्नोलॉजिकली, उसके बल पे वो सोच रहा है कि हमारे पे हावी हो जाएगा। इस समय चीन के साथ खिलाफ चारों तरफ 14-15 कंट्रीज साउथ चाइना सी में है, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर, फ्रेंच, ब्रिटिश सबमरीन सब आए हुए हैं। इस समय चीन की जो है स्थिति बहुत नाजुक है, इसलिए आपके जो फॉरेन मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स को बुलाया उन्होंने, शंकर साहब को वॉन भी ने, और इस समय वो सोच रहे हैं कि हम पंचतंत्र बना के, उन्होंने पंचतंत्र दिया अपने, कि उसके हिसाब से हम अपनी पुरानी वो फिलॉसफी को रिन्यू करेंगे। और अभी फिर वो हमारे को नेहरू जी के साथ का कोई संबंध का भी खुलासा देंगे कि हम इत्यादि इत्यादि। ये सब चीन की तरीके कर रहे हैं। चलिए, चीन की चालबाजी को पूरा देश समझ रहा है और उस पर भरोसा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रविंद्र सचदेव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत होती है, एक जगह पर बात आकर अटक जाती है। चीन अपनी पूर्व स्थिति को ज्यादा बदलने पर सहमत नहीं दिखाई देता। ये एक ऐसा पेच है जो हर बार फंसता है। एनएस या अजीत डोभाल के साथ जब बात हुई थी तब भी ये पेच फंसा था और अब भी ये पेच फंसता दिखाई दे रहा है। इसके बाद बातचीत खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली आपने समराइज कर दिया जो हो रहा है और जो आगे होगा। ये तो कागज पे हुआ है, ठीक है, स्टेटमेंट्स हैं, अच्छी बात है। वी शुड ऑफ कोर्स, हम दोनों देशों को शांति के तरफ बढ़ना चाहिए, बट ऑन द ग्राउंड जो मिलिट्री सिचुएशन है, चाइना जो ऑक्यूपाई कर चुका है, चाइना उससे पीछे हटने वाला नहीं है। चैलेंज हमारा ये है अब कि हम किस तरह का क्या करें, क्या हम कोई मिलिट्री एक्शन लें उसको चाइना को पीछे पुश करने का, ये हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारे देश में। फिर दूसरी बात यह कि आने वाले वक्त में क्या होगा, एंड मेरा एक्सपेक्टेशन तो है अगले 6 से 9 महीने तक या 6 महीने तक चाइना पीछे हटने वाला नहीं है किसी भी रूप से, कहीं भी दुनिया में। वो थोड़ा बहुत करता रहेगा पर कुछ ज़्यादा पीछे नहीं हटेगा। वो बेसिकली वेट करेगा अमेरिकन इलेक्शंस के रिजल्ट का, उसके बाद वो अपनी रणनीति बदलेगा। और तब तक चाइना प्रयास ये कर रहा है कि जो उसको अपनी सिक्योरिटी, देखिए आपको हमें चाइना के समझना चाहिए कि अगर आप चाइना है तो आप क्या कर रहे हैं। चाइना इस समय ये प्रयास कर रहा है, उसे जो उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट दिख रहे हैं दुनिया में, हर जगह वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। जैसे लद्दाख में वो जो बेसिकली कर रहा है, एक अगर देखें तो लॉजिकल रीजन उसका ये है कि अपना वो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर को वो निश्चित रूप से फायरवॉल कर रहा है भारत के किसी भी अटैक से फ्यूचर में। तो वो अपने को स्ट्रॉन्ग अपनी सिक्योरिटी बना रहा है इधर। सिमिलरली साउथ चाइना सी में वो फैलता जा रहा है और अपना वो रुतबा बना रहा है। तो चाइना इन चीजों से बाज आने वाला नहीं है फिलहाल अगले 6-9 महीने तक। अब बात यह कि हम क्या करें। आई थिंक भारत को दोनों चीजें करनी है, मिलिट्री लेवल पे भी, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी, और हमें शांति का भी, हमें क्रिएटिव होना है मिलिट्री रूप से भी। तो जो हमारी मिलिट्री कर रही है क्रिएटिव एज मच एज दे कैन डू वो करेंगे, बट हमें कुछ पीस या शांति की तरफ भी कुछ क्रिएटिव गुगली टाइप फेंकनी चाहिए चाइना की तरफ, ताकि देखिए हमें लॉन्ग टर्म में जो गेम है चाइना के साथ हमारी, लॉन्ग टर्म में हमें चाइनीज पब्लिक ओपिनियन को भी थोड़ा बहुत भारत से पॉजिटिव लाना चाहिए लॉन्ग टर्म में, राइट। तो चाहे हम लड़े उनसे, डेफिनेटली अगर आता है तो वी हैव टू, हमें करना है, हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है अब कोई। एक तरह से अगर चाइना ने फिर से कुछ और करा, हम क्या करेंगे आप बताइए। अभी उत्तराखंड की खबरें आ रही है, अरुणाचल में कुछ छोटा मोटा हो रहा है। अगर इस तरह का एक और हो गया बड़ा थोड़ा, राइट, हम क्या करेंगे। आई थिंक वो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे लीडरशिप के सामने है। चलिए, लीडरशिप की बात की है आपने, आऊंगा आपके पास रविंद्र जी, आता हूं आपके पास। अनुमा आचार्य हमारे साथ मौजूद हैं।
अनुमा, लीडरशिप के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसी सरकार में इतना दम है, अगर पहले की सरकारें होती तो आंख में आंख डालकर बात नहीं होती। इसी सरकार में इतना दम है कि इसने चाइना की आंख में आंख डाली है और अपनी ज़मीन की इंच इंच वापसी की बात की है और उसके लिए दमखम दिखाया है, आर्मी को फ्री हैंड छोड़ा है और उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा भी होता दिखाई दे रहा है। दोनों सेनाएं आमने सामने हैं और LAC पर पहली बार इतने हालात नाजुक बने हैं। आपका रिएक्शन? देखिए, ब्रांड मैनेजमेंट और मार्केटिंग के बाद मैं कहूंगी कि बीजेपी है तो सरकार वही है। ऐसा नहीं है कि सरकार बहुत ज्यादा दमदार है। जैसे हमारे फॉरेन एक्सपर्ट ने अभी जो फॉरेन मुद्दों के जानकार हैं उन्होंने कहा कि चीन जितनी जगहों पर आ गया है वो छोड़ने वाला नहीं है। तो वो उतनी जगहों पर 1962 के बाद अब जो करीब 1000 किलोमीटर की जगह है वो इसने घेरी है। अब आप देखिए, सेना की तो ये रणनीति होती है। अगर आपको याद हो तो जैसे हम बागा बॉर्डर से होकर इचगिल कनाल होते हुए बाटा शूज फैक्ट्री लाहौर के पास पहुंच गए थे, जब हमारे पास इधर वो अखनूर में आया था, 1965 की बात कर रही हूँ। तो उसके बदले में फिर पाकिस्तान को खुद को पीछे हटाना पड़ा था क्योंकि लाहौर उसके हाथ से जाता। तो उसी तरह से हमने अभी चुशूल मोल्डो सेक्टर में काफी सारी हाइट्स अपने कब्जे में की हैं और वही हम उनसे ट्रेड ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार का कोई इसमें ऐसा नया योगदान नहीं है और मुझे तो ऐसा लगता है, देखिए हमने 5 महीने गंवा दिए हैं क्योंकि ये जो टॉक्स है, जो राजनीतिक लेवल की जो टॉक्स है जो कि फेल हो गई और जो आज कल जो हुई है हमारी जो विदेश मंत्री, ये टॉक्स क्यों नहीं हुई इसके पहले? ये आधी अधूरी सी एक टॉक एक बार हुई थी, डॉक्टर जयशंकर के साथ फोन पर बातचीत हुई थी, तो ये बातचीत क्यों नहीं हो रही थी? ये कूटनैतिक और राजनीतिक, क्योंकि देखिए सेना के कंधे से आप हर समय बंदूक नहीं चला सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आप बात करिए। अभी तक जितनी हम बातें करते थे, आज से 2 महीने मतलब आज से 1 महीने पहले आप देखिए, 15 दिन पहले देखिए, हम क्या बात करते थे? ब्रिगेडियर लेवल की, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की, मेजर जनरल लेवल की, कमांडर लेवल की टॉक, यानी कि राजनीतिक और कूटनैतिक डिप्लोमेटिक डायलॉग्स की बात हम नहीं कर रहे थे। तो अब कम से कम ये शुरू हुआ है और मैं कहती हूँ कि जो हमारा विपक्ष है वो लगातार सवाल पूछ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस बार बार सवाल पूछ रही है और अल्टीमेटली ये जो बिल्डअप करने के रास्ते में हम डिप्लोमेटिक तरीके से ही जा सकते हैं। शिवम त्यागी, जवाब दीजिए, पिछले 5-6 महीने में आपकी सरकार ने उतने कठोर कदम नहीं उठाए, उतनी ताकत से अपनी बात को नहीं रखा, इसीलिए नौबत यहां तक पहुंच गई है। इसका जवाब? देखिए, सरकार का डिफरेंस क्या है, मैं यहीं से शुरुआत से लेकर चलता हूं। अगर हम बात करते हैं, मैं थोड़ा सा इतिहास में कहता हूं कि आज की सरकार और तब की सरकार में डिफरेंस क्या है, क्यों आज सरकार बिल्कुल सामने खड़ी और कन्फ्रंट कर रही है और किसी भी चीज पर बैक ऑफ करने के लिए तैयार नहीं है, हिंदी चीनी भाई भाई बताने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में स्थायित्व में आया। मेरे देश की सरकार, नेहरू जी की सरकार, पहली एक ऐसी सरकार थी, पहली एक ऐसी कंट्री थी जो गैर कम्युनिस्ट होकर जिन्होंने उनकी तिब्बत की संप्रभुता को स्टैंप किया था। 1949 में मेरा देश पहला एक ऐसा देश था और मेरे देश के प्रधानमंत्री पहले एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने तिब्बत पर अनडिस्प्यूटेडली चाइना का जो संप्रभुता है उसको माना था। इस बात को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चिट्ठी लिखकर बाकायदा नेहरू जी को कहा था कि दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर अस इन फ्यूचर, बिकॉज कहीं ना कहीं तिब्बत एक स्वतंत्र राज्य देश रहा है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन आने वाले समय में आने वाली है। खैर, छोड़ देते हैं। आज हम बात करते हैं कि डिफरेंस कहां है। अब जैसा कि विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब ने कहा कि वो 54,000 स्क्वायर किलोमीटर जगह लेकर बैठे हुए हैं। आज सिचुएशन बहुत क्रिटिकली क्लियर है। अगर हम आज बात करते हैं, हिंदुस्तान की सरकार वो सरकार है कि ओपन फोरम में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहती है कि पीओके को हम हिस्सा अपना मानते हैं। कागजों में हम जरूर यूनानिमसली ये पास करते आए हैं पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार से कि पीओके हमारा हिस्सा है, कश्मीर हमारा एक अभिन्न अंग है, लेकिन हमने किया क्या? इतने सालों में हम अपने ही कश्मीर से 370 एब्रोगेशन नहीं कर पाए। इनफैक्ट कांग्रेस तो वो सरकार है जो आज भी उस एब्रोगेशन के खिलाफ है, और हम बात करते थे कागजों में पीओके की। भारत की यह सरकार एक पहली ऐसी सरकार है जिसने ओपन फ्रंट पर कहा है कि वो हमारा ही हिस्सा है, और इस देश के गृह मंत्री ने बाकायदा खड़े होकर कहा कि जान दे देंगे उसके लिए। जहां तक सीपेक की बात हम करते हैं, बिल्कुल वो कहीं ना कहीं एक कंसर्न का इशू है और लगातार हिंदुस्तान की सरकार उठाती रही है। दूसरी तरफ अगर हम साउथ चाइना सी की बात करें तो वहां पर भी आज उसकी वो संप्रभुता का आलम नहीं रहा है। वो जिस तरह से एक्सपेंशनिज्म में लगा हुआ था, पिछले महीने में आपको बता रहा हूं 1.5 महीने तक लगातार इंडोनेशिया और साउथ चाइना सी में चाइना की तरफ से 1 महीने का करीब स्टैंड ऑफ रहा, जिसके बाद दोनों सेनाओं ने पीछे हटे। उसके बाद
यूएसए की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी अपनी चीजों को आगे लेकर आए हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, आज ये सरकार अपनी तरफ से बहुत क्लियर है कि वो पहले जैसी जो पॉलिसी होती थी, अनुमा जी, वो नहीं कांग्रेस दर्शाई लगातार जाएगी आरोप कि लगा रही है चाइना कि हमारे सरकार borders में उतने creeping अच्छे करके- तरीके से चाइना के सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो अपने गिरबान में झांक ले। उसने क्या कुछ किया है पिछले सालों में जो नौबत यहां तक आन पड़ी है? 1962 में जो पंचशील के सिद्धांत की बात है, उसके पहले हमने पंचशील के सिद्धांत अपनाए थे, क्योंकि हम उस समय नए नए आजाद हुए थे और हमारे पास एक हमारे पास सिद्धांतवादिता थी। तो ये जो जिस तरह से बड़े कैजुअली बहुत सारी चीजें बोल देते हैं ना कि उसको संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थान दिया और ये सब सारे बहस के मुद्दे हैं और बड़ी बहसों के मुद्दे ये ऐसे इस तरह से बिल्कुल कैजुअल रिमार्क से बात नहीं चलती है, तो इस तरह से बात करते हैं। लेकिन जो चीज मैं आपको कह रही हूँ, केवल प्रचार हो रहा है, नहीं तो एक तो हमारी खुफिया तंत्र का फेल हो जाना कि चीन वहां तक आके बैठ गया। दूसरी चीज, अब जब वो अंदर आ गया तो उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने तो चीन का नाम नहीं ले रहे थे प्रधानमंत्री, ये भी तो सोचिए। ऊपर से कह देते हैं मोदी जी की सेना। सेना तो आज भी, पहले से भी सेना तो हमारे देश की सेना है। तो जो बात है कि अगर ये 1000 किलोमीटर की जो जमीन पे I need to respond to this. कोहली जी, please, मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। हर प्रचार तंत्र से केवल प्रचार किया जा रहा है कि हम बहुत मजबूत हैं, हम बहुत दमदार हैं, हम बहुत दिलेर हैं। इतने दिलेर हैं कि पहली जो विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री के स्तर की बात है, वो अभी होती है 4 दिन। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। शिवम, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और भी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बख्शी साहब, 5 सूत्री मुद्दे पर सहमति जरूर बनी है, लेकिन इसके अलावा अगर अब LAC की बात करें तो वहां पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स, रॉकेट फोर्स, 150 फाइटर प्लेन्स, 50,000 से ज्यादा सैनिक, इसके क्या मायने निकाले जाएं? और जब इन पॉइंट्स, इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को जयशंकर ने विदेश मंत्री चाइना के सामने रखा तो वो दाएं बाएं देखने लगे, बगलें झांकने लगे, इसका कोई जवाब नहीं था उनके पास। शुरू करें, अभी तक हमने एयर पावर का क्यों नहीं इस्तेमाल किया? जब आप 29-30 की रात को जब वो अपने 50 SUV से आ रहे थे, उसी समय उसे डिस्ट्रॉय करना था। मुहूर्त की वेट कर रहे हैं, करना पड़ेगा। आपके पास आपने ऑक्यूपाई किया हो, ऑक्यूपाई हाई ग्राउंड, नॉर्थ फिंगर कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम प्रफुल्ल साहब, बख्शी साहब आपके पास आता हूं, थोड़ी सी ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है आप में। रविंद्र, यही सवाल आपसे। 5 सूत्री मुद्दों पर सहमति जरूर बनी है, लेकिन क्या लगता है कि जितनी बात बननी चाहिए थी एस जयशंकर और चाइना के विदेश मंत्री के बीच में, उतनी बात बन पाई, उतना भरोसा पनप पाया? हालांकि वहाँ कागजों पर बातचीत जरूर हो रही है कि दोनों देश मान रहे हैं आपसी मतभेदों को विवाद ना बनने दिया जाए, सहमति बनी है विवाद वाली जगहों से सेना पीछे हटे, वार्ताओं का दौर आगे भी जारी रखा जाए। इसके अलावा दोनों देश मौजूदा संधियों और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे। कोई देश ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे तनाव बढ़े, लेकिन चाइना तो किसी भी चीज़ को नहीं मानता। उधर बातचीत हो रही है, उधर LAC पे 50,000 सैनिक। नहीं, बिल्कुल ये स्टेटमेंट आई है, अच्छी चीज है, आई विल से डेफिनेटली, बट ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियस है कि ये कुछ खास प्रोग्रेस नहीं है टुवर्ड्स पीस, ऑनेस्टली आई मीन, एंड जो सारा दिख भी रहा है। मैं 1-2 और पहलू रखना चाहता हूं। देखिए, हम जो डिस्कस कर रहे हैं और जो प्लानिंग कर रहे हैं, आपने बड़ा मुद्दा रखा है, मेजर नेशनल ऑडियंस आपके प्रोग्राम्स को देख रही है। हमें यह भी देखना चाहिए कि भारत को कुछ हद तक, जैसे हम कहें, हमारा रिस्पॉन्स क्या हो, वही तो प्रश्न है ना। रिस्पॉन्स हमारा मिलिट्री रूप से हमारा मिलिट्री करे जितना, हम उस पर क्या कह सकते हैं हमें पता ही नहीं है, आउटसाइडर्स हैं हम सब लोग, राइट। डिप्लोमेटिक में हम कुछ कमेंट कर सकते हैं, पॉलिटिकल में कर सकते हैं, हम सजेशंस दे सकते हैं, पर हम ये चीज बोल रहे हैं कि भारत को अपनी इकोनॉमी, जो हम आत्मनिर्भर की अगर बात करते हैं, बहुत सही पॉइंट है, पर हम उस पर कर क्या रहे हैं? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहा जाता है कि फ्यूचर है ऑटोमोटिव का, राइट। सारी बैटरीज आ रही हैं, ठीक है, आ रही हैं, हमारी सरकार की पॉलिसी है और इसमें पॉलिटिक्स कोई नहीं है, बीजेपी या कांग्रेस दोनों की पॉलिसी की 2030 तक 30% पैसेंजर कार्स बैटरी पर चलेंगी, ट्रक्स चलेंगे, सारा कुछ बैटरी का फ्यूचर है, राइट। ये बैटरी आ कहां से रही है हमारे देश में? ये बैटरी जो है सारी की सारी लिथियम आयन बेस्ड बैटरीज हैं, जो कि चाइना से आ रही है टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी एक चीज है, कोई दूसरा रॉ मटेरियल, तो जो बैटरीज का रॉ मटेरियल है, ये चाइना कंट्रोल करता है दुनिया में सप्लाई चेन्स। लैटिन अमेरिका में, चिली विली में, ऑस्ट्रेलिया में माइंस चाइना की है। अब आप मुझे बताइए, हम क्रूड ऑयल से कहते हैं हम तेल नहीं लेंगे,
क्योंकि हमारे डॉलर्स बाहर जाते हैं, हम इसीलिए हम बैटरी पर जा रहे हैं। क्लाइमेट एंगल छोड़िए आप, पर ये तो हम अपने को होस्टेज बना रहे हैं फ्यूचर में टू चाइना। हमें इस चीज पे देखना चाहिए कि हम अपनी टेक्नोलॉजीज या अपना रास्ता, हमें देखिए, हमें अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है। इसका तोड़ हमारे पास चाहे जो भी है, मिलिट्री तो है, उसके अलावा हमारी इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, हमारे देश में स्ट्रेंथ होगी। किसी भी देश की अगर कमर तोड़नी है तो सेना से पहले उसकी सेना से बाद में निपटा जाएगा, पहले उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जो कि एक बड़ा चैलेंज होगा। बख्शी साहब, आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात अधूरी रह गई थी। सवाल यह था कि 50,000 से ज्यादा सैनिक, 150 फाइटर जेट से ज्यादा फाइटर जेट्स, रॉकेट फोर्स, हवा, सतह से हवा पे मार करने वाली मिसाइल्स, सब कुछ तैनात किया है चाइना ने। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। इसलिए उन्होंने तैनात किया है, वो शुरू से करते आए हैं, पिछले 60-65 साल से करते आए हैं, वो इस यूज टू हो गए हैं। तो अभी उनको अब जो है, अब उनको प्रॉब्लम इसलिए आई है, उन्होंने इतनी जल्दी इतना क्यों ले आए हैं कि हमारी ऑपोजिशन आई है मिलिट्री की, और जब मिलिट्री की ऑपोजिशन आई है, अब कन्फ्रंटेशन हुई है, अब है चिकन खेल रहे हैं, हु विल ब्लिंक फर्स्ट, क्वेश्चन अब यहां पे आ गया है। इस समय मैं जो एज अ डिफेंस एनालिस्ट ये सुझाव देता हूं कि चाहे जो दोज हु टेक इनिशिएटिव विल विन द बैटल एट द मोमेंट। हमको अपनी जमीन वापस लेनी है, और जमीन वापस ये नहीं लेनी, वो ऑक्साइड की बात करनी है जो उनको दान में मिली है, वो हमको वो लेनी है जमीन। हमको नजर उस पे होनी चाहिए, और हमारे नैरेटिव पे, फॉरेन पॉलिसी के नैरेटिव पे क्लियर होना चाहिए। हम धीरे धीरे उसको ऊपर ला रहे हैं। इतने सालों की हिचकिचाहट बड़ी देर से दूर हो रही है, घूंघट बड़ी धीरे धीरे उठ रहा है। क्वेश्चन ये है हमारे पास प्रॉब्लम। अब जो क्वेश्चन ये आया है, मैंने पहले भी बोला, जब हमारे पास पूरी वेपन सिस्टम है, और सबसे पहले एयर पावर का जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे उनको मैसेज नहीं मिलेगा। और इस समय हम इस कंडीशन में है, हमारी एयरफील्ड की जो हाइट है, वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी है, सारी की सारी इन फेवर ऑफ अस है, और हमें उस समय इस्तेमाल करना चाहिए, और तब आर्मी आगे बढ़ेगी। चाइना इस वक्त चारों तरफ से घिर चुका है, तमाम देश, पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी है, और हमारी सैन्य ताकत भी इतनी ज्यादा मजबूत है कि चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। तो ऐसे में देर किस बात की? ये एक फौजी की बात सामने आ रही है। शिवम, आप भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के आरोप लगाए, अनुमा आचार्य ने उनके जवाब बहुत संक्षेप में। जी जी, देखिए बिल्कुल क्लियर सी बात है अनूप कोहली जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, आज हिंदुस्तान की सरकार उस कॉस्ट पर बिल्कुल शांति नहीं चाहती कि आप 48,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन भी दे दें, 1962 में युद्ध भी हार जाएं, 1 महीना युद्ध चले, आपके पास समर्थन था रॉयल आर्मी ऑफ लंदन और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी का, बावजूद उसके आप उनको बुला नहीं पाए। आज हम शांति इस कॉस्ट पर नहीं चाहते कि हमारी जमीन चली जाए, आप चुप बैठे रहें, और कहीं ना कहीं आप बार बार कहते रहे कि ये देखिए पिछले 40-45 सालों में सबसे ज्यादा बुरा हाल आज है एलएसी पर। बात बहुत साफ है, आज यहां पर आंख से आंख मिलाकर बात होगी। और एक रविंद्र जी ने कहा कि हमें जो है कहीं ना कहीं उनको इकोनॉमिक स्तर पर मारना होगा। साहब एक चीज बताइए, पिछले 65 साल में कौन सी एक ऐसी सरकार आपने देखी जिसने चाइना के खिलाफ इस तरह के एक्शंस लेने की कोशिश की? किसी ने नहीं की। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हां, मैं मानता हूं कि उनकी बहुत सारी जगहों पर आज वो रूल कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है, डाउन द लाइन ऑफ 10 years फ्रॉम नाउ आप देखेंगे कि जिस तरह से हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जिस तरह से हम उनको ब्लॉक करने की बात करते हैं, आज वो सॉफ्ट पावर हिंदुस्तान वाली सरकार नहीं है कि हम बैठे रहेंगे और उन चीजों को कहीं ना कहीं वो जमीन में बार बार अंदर आते रहेंगे और बाद में हम कहेंगे कि ये देखिए हमने स्ट्रेटेजिकल लेवल पर इसको सुधार लिया है। अल्टीमेटली अब हम अपना 1 इंच भी नहीं देने वाले हैं, उल्टा लेने वाले हैं। ना ये वो सरकार है, ना ये वो अब हिंदुस्तान है। और हां, जहां तक बात फौज की है, पुरानी सरकार नहीं है, नई सरकार है, आंख में आंख डालकर बात करती है और 1 इंच भी जमीन किसी को नहीं देगी। ये वादा है इस सरकार का इस देश से। अनुमा आचार्य, कंक्लूड आप करेंगी, 30 सेकंड। मैं ये कह रही हूँ, ये कैजुअल जाते हैं, 1971 भूल जाते हैं, 1967 भूल जाते हैं, और इस देश में जो 1650 एयरक्राफ्ट है, आप 62 को बताइए ना, 62 में क्या किया? मेरे पास तो विद डेट्स हिस्ट्री आप लेकर बात कीजिए उस पर। कैजुअल अप्रोच आपकी थी इस हिंदुस्तान की तरफ, काश आपकी अगर ऐसी अप्रोच नहीं होती तो हिंदुस्तान इस सिचुएशन में नहीं आता। 1962 की वॉर पे आपने क्या किया पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया जानती है। 10,000 किताबें रेफरेंस में पढ़ लीजिए। सिर्फ प्रचार की जरूरत नहीं है,
सिर्फ प्रचार की जरूरत नहीं है, करके दिखाना है। प्रचार में तो पूरा का पूरा मीडिया आपके साथ आ जाता है, प्रचार की जरूरत नहीं है, काम करके बिल्कुल दिखाइए। बिल्कुल और जो करके सशक्त दिखाएंगे, भारत बिल्कुल आज है, करके वो दिखाएंगे। किसी को जाते नहीं जाते कर मीडिया पर सकती, दोष क्योंकि देना गाली बिल्कुल ठीक गलौज नहीं है। चलिए, प्रचार आरोप की प्रत्यारोप का जरूरत दौर नहीं है। यहाँ पर जारी है। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए दिशा निर्देशों पर सहमति बनी है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये वो फौजी जानता है जो लद्दाख बॉर्डर पर, चाइना बॉर्डर पर जो आमने सामने खड़ा है। हकीकत कितनी है और ये जो बातें हुई हैं, ये जो पंचसूत्रीय कार्यक्रम बना है, ये ज़मीन पर कैसे उतरेगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या इसकी हकीकत दिखाई देगी, या चाइना फिर पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार है जैसे कि उसकी फितरत है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये चीन सिर्फ छेड़ने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा है, पीछे उसकी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है, किसी रणनीति के तहत कार्रवाई नहीं की जा रही है। आगे चर्चा ज़रूर करेंगे। बख्शी साहब, वक्त की बड़ी कमी है, लेकिन मैं 10 से 15 सेकंड आपको दे सकता हूं सर, बड़ी माफी के साथ। प्लीज आप खत्म करें सर। सबसे बड़ी बात है, इस समय चीन के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा हुआ है साउथ चाइना सी में। अभी आसियान के साथ में वो उनको दबाने की कोशिश कर रहा है। भारत को लीडरशिप लेनी चाहिए और एक एशियन यूनियन का क्रिएशन करना चाहिए, सारी कंट्रीज की लीडरशिप लेके, और चाइनीज की इस हरकत को और किसी भी और कंट्री की इस हरकत को दबाने की बात करनी चाहिए। चलिए, सरकार का थिंक टैंक जरूर इस बारे में सोच रहा होगा। बख्शी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अनुमाचार्य, आपका बहुत शुक्रिया। शिवम त्यागी, बहुत शुक्रिया। रविंद्र सचदेव, एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बड़ी बहस में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत, सहारा।